everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Good morning everyone. Welcome back to the class. जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम प्रोडक्शन थ्योरी को पढ़ रहे थे. प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सब हम कवर कर चुके हैं. आज की इस क्लास से हम जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोडक्शन थ्योरी का बिल्कुल बेस माना जाता है उसको शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हमको पढ़ना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है क्या. देन वी विल अंडरस्टैंड कि इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं, और देन हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में जो प्रोड्यूसर होता है वो कहाँ पे प्रोडक्शन करता है, यानी कि वो किस पॉइंट पे आपका प्रोडक्शन करता है. ठीक है, सो जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा एग्जामिन करता है प्रोडक्शन फंक्शन को जब एक फैक्टर वेरिएबल होता है और दूसरा फैक्टर हमारा कांस्टेंट होता है. माइंड इट, ना तो दोनों फैक्टर फिक्स्ड है ना दोनों फैक्टर कांस्टेंट है. तो हमारा एक फैक्टर फिक्स्ड है, एक फैक्टर हमने फिक्स्ड कर दिया और दूसरा फैक्टर हमारा वेरिएबल है, यानी कि हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं. इस केस में ये इनपुट आउटपुट रिलेशन बताएगा व्हेन वी हैव टू मूव द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, इनपुट आउटपुट रिलेशन. ठीक है, इनपुट आउटपुट रिलेशन जो है वो बताता है, किस केस में बताता है, व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स्ड अदर इज वेरिएबल. ठीक है, एक फैक्टर हमारा फिक्स्ड है और दूसरा फैक्टर हमारा वेरिएबल है. उस केस में हमको बताता है ये कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा. ठीक है, इसके बाद में हम क्या स्टडी करेंगे इस लॉ में कि जो आउटपुट है उस पे किस तरीके से इफेक्ट आएगा जब हम अपने फैक्टर्स को वेरी करेंगे. ठीक है, इफेक्ट ऑन आउटपुट व्हेन, कब हम अपने फैक्टर्स में वेरिएशंस लेकर आएंगे. ठीक है, जब हम अपने फैक्टर में वेरिएशन लेकर आएंगे उसका आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. वेरिएबल प्रोपोर्शन से क्या मतलब है कि हम एक इनपुट का यूनिट जो है उसको वेरी करते रहेंगे, यानी कि जो लेबर है उसको अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये हमको समझना है. इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ठीक है, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, अगर हम सारी चीजों को कांस्टेंट रखें आफ्टर ए पॉइंट जो हमारा मार्जिनल रिटर्न है फ्रॉम लेबर दैट इज डिमिनिशिंग. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट. ठीक है, अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट when variable factor is increased after a point. एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि
आफ्टर ए पॉइंट जो मार्जिनल रिटर्न है, आफ्टर ए पॉइंट मार्जिनल रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर डिमिनिशेस। ठीक है, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, हमारा जो मार्जिनल रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर है वो डिमिनिश करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात हो या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात हो, दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न दोनों क्या है मेरे, सेम कॉन्सेप्ट है। आपको ये चीज याद रखनी है कि जब हम एक इनपुट को बढ़ाते जाएंगे देन आफ्टर ए पॉइंट जो मार्जिनल रिटर्न है वेरिएबल इनपुट का दैट इज सपोज टू डिक्लाइन। ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है उसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ देती हूँ। एज इक्वल इंक्रीमेंट्स ऑफ वन इनपुट आर एडेड, द इनपुट्स ऑफ अदर प्रोडक्टिव सर्विसेज बीइंग होल्ड कांस्टेंट, beyond a certain point the resulting increments of product will decrease, that is the marginal product will diminish। ठीक है, दूसरा जो सैमुअलसन थे, जो जिनकी हमने अभी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ी थी, उन्होंने इसके बारे में भी लिखा है, an increase in some inputs relative to other fixed inputs will in a given state of technology causes output to increase, but after a point the extra output resulting from the same addition of extra input will become less and less। यानी कि जैसे हम वन इनपुट के इक्वल इंक्रीमेंट्स करते हैं, हमारे जो इंक्रीमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, और बाकी के जो जितने भी प्रोडक्टिव सर्विस है अगर हम उनको कांस्टेंट मान लें, आफ्टर ए पॉइंट जो हमारा इंक्रीमेंट है प्रोडक्ट्स का वो कम होता जाएगा, यानी कि हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होता जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। कल के क्लास में हमने पढ़ा कि हमारा टोटल प्रोडक्ट कब डिक्रीज करता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करता है जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इस लॉ को हम पढ़ें उससे पहले हमको क्या पढ़नी है, हर इकोनॉमिक थ्योरी की तरह अजम्पशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो अजम्पशन है इसमें मानी गई है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी से आपका मतलब ये है कि अभी हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें हम एक टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी है और एक प्रोपोर्शन में लेबर और कैपिटल है, ये तीनों चीजें हम यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द आउटपुट। बट इन केस अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो जाता है तो ऐसा हो सकता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट आफ्टर ए पॉइंट डिमिनिश करते हैं, दे आर नॉट डिमिनिशिंग, रेदर दे स्टार्ट राइजिंग। ठीक है, सो हमने माना कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी प्लस जो फैक्टर्स होते हैं उनको अगर हम एक स्टैंडर्ड रेशो में लगाते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है, और क्या कहा गया, आफ्टर ए पॉइंट हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज करता है, एवरेज प्रोडक्ट भी डिमिनिश करता है। बट अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट आ जाएगी तो इट इज पॉसिबिलिटी कि हम सेम इनपुट से हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो और जो एवरेज प्रोडक्ट है वो राइज कर जाए। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट इफेक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट हमको क्या करना होगा, वी हैव टू कीप द टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। तो आवर टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। सेकंड, ये फर्स्ट हो गई अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन हमको क्या पढ़नी है, what is our second assumption is that there must be some inputs which must be fixed। ठीक है, there must be some other inputs such as capital which must be fixed। ठीक है,
यानी कि ये वाले जो इनपुट हैं ये हमको क्या करने चाहिए, ये हमारे लिए क्या है, दे आर फिक्स्ड। ठीक है, सो वी हैव फिक्स्ड इनपुट। अगर हमारा कोई इनपुट फिक्स्ड होगा, ओनली देन वी कैन अंडरस्टैंड द चेंज इन ए वेरिएबल, a change in output by a variable factor। ठीक है, if we have factor fixed, अगर हमने कोई एक फैक्टर फिक्स किया है तो ही हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई फैक्टर फिक्स किया है ओनली देन वी कैन इम्पैक्ट, we can measure the impact on output with respect to variable factor। ठीक है, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली कि अगर हम दोनों ही फैक्टर फिक्स्ड कर ले, यानी कि हमारा लेबर भी फिक्स्ड है और कैपिटल भी फिक्स है, तो इस केस में कोई चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम ये माने कि हमारा लेबर भी चेंज हो रहा है और हमारा कैपिटल भी चेंज हो रहा है, यानी कि दोनों के दोनों जो वेरिएबल हैं वो हमारे वेरिएबल है, उसमें से कोई भी फिक्स्ड नहीं है। तो अगर दोनों में से कोई भी फिक्स्ड नहीं है तो उसे हम पढ़ेंगे रिटर्न टू स्केल के नाम पे। ठीक है, सो बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन रिटर्न टू ए फैक्टर, तो वो हम उसी केस में पढ़ सकते हैं जब एक फैक्टर हमारा फिक्स रखा जाए एंड अदर फैक्टर्स जो है वो हम उसको वेरी करते रहे। ठीक है, ये उस केस में अप्लाई नहीं होता है जहां पे फैक्टर जो है हमारे सारे चेंज हो रहे हों या फिर दोनों फैक्टर फिक्स्ड हो। ऑब्वियसली अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही है। ठीक है, थर्डली ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी कि हम जो इनपुट है उनके प्रोपोर्शन को वेरी करके आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शंस। ठीक है, प्रोपोर्शंस को वेरी करने के लिए। ठीक है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग द प्रोपोर्शन, कब पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग प्रोपोर्शन इन विच फैक्टर्स कैन बी। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे, हम उनको वेरी कर सकते हैं टू गिव आउटपुट। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस है जिसमें जो हमारे इनपुट है वो एक फिक्स्ड रेशो में ही यूज होंगे। ठीक है, अगर हमारे इनपुट फिक्स्ड रेशो में ही यूज होंगे तो हमारा ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम एक फिक्स प्रोपोर्शन की बात करें, ठीक है, लेट्स से हमारा जो प्रोपोर्शन है दैट इज 2 लेबर एंड 3 कैपिटल। ठीक है, यानी कि 2 यूनिट लेबर की लगाती हूं मैं और 3 यूनिट कैपिटल की लगाती हूं मैं। ठीक है, अगर 2 यूनिट और 3 यूनिट के कैपिटल ही हमको आउटपुट दे सकता है, दैट मीन्स दिस रेशो इज फिक्स्ड। ठीक है, ये जो रेशो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसमें 3 यूनिट के कैपिटल तो हमने फिक्स मान लिया और हमने जो लेबर था वो 2 जो अभी तक लेबर को हमने एम्प्लॉय किया था उसकी जगह पे हमने 3 लेबर को एम्प्लॉय कर दिया। 3 लेबर एंड 3 कैपिटल, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज आवर न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, न्यू फैक्टर प्रोपोर्शन हो गया। बट विल इट गिव मी द आउटपुट, नो। व्हाई इट विल नॉट गिव मी आउटपुट, क्योंकि मेरे को किस रेशो में काम करना है, मेरे को काम करना है 2:3 के। अगर मैं इसी के प्रोपोर्शन में अपने इनपुट्स बढ़ाता हूं ओनली देन आई विल गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, सो इस इन दिस केस व्हाट हैज हैपेंड कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है ना वो 0 हो गया, क्योंकि एक जो हमने एडिशनल लेबर को बढ़ाया उस एडिशनल लेबर को बढ़ाने से हमारा आउटपुट नहीं बढ़ेगा,
और हमारा आउटपुट क्यों नहीं बढ़ेगा? बिकॉज हमने एक फिक्स रेशो माना हुआ है। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। यहाँ पे मैं फटाफट से सारे अजम्पशंस का जस्ट लिखती हूँ। सबसे पहला अजम्पशन हमारी क्या थी? फिक्स्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद में दूसरी अजम्पशन क्या थी हमारी? सम फैक्टर फिक्स्ड। थर्ड, शुड नॉट बी फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट। ठीक है, इनपुट का हमको फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड नॉट बी द फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट। ठीक है, अब रिटर्न्स टू ए वेरिएबल फैक्टर किस तरीके से डिपेंड करता है वो मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया है कि टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से, फिर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा और आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम वो नेगेटिव हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट किस तरीके से बिहेव करेगा वो मैंने बताया था कि वो पहले बढ़ेगा, पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, एंड देन अल्टीमेटली वो जीरो हो जाएगा, एंड जीरो के बाद में वो नेगेटिव भी हो जाएगा। और एवरेज प्रोडक्ट हमने बताया था कि जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो हमारा पहले इंक्रीज करेगा देन फॉल करेगा। और हमने कल की क्लास में देखा था कि जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो ना तो जीरो हो रहा था और ना नेगेटिव हो रहा था। ठीक है, सो अगर हमको ये पढ़ना है, ठीक है, अगर हमको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंट 3 स्टेजेस में पढ़ सकते हैं। उस स्टेज को बताने का जो फॉर्मूला है या जो उस स्टेज को डिफरेंट डिफरेंट पढ़ने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ईजी हो जाता है जब हम इसको ग्राफ के फॉर्म में बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बनाता बताती हूँ और उस ग्राफ को एग्जाम में कैसे एक्यूरेट बनाना है मैं वो भी सिखाती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बनाना सीख लिया और एग्जाम में नहीं सीखा तो कोई पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 पैनल बनाने हैं। ठीक है, एक पैनल ये है हमारा और एक पैनल ये है। ऊपर वाले पैनल पे हम y एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट रखेंगे और x एक्सिस पे हम लेबर रखेंगे ओ वाई। ठीक है, जो नीचे वाला पैनल है, क्योंकि मैंने कल की क्लास से भी बताया था कि टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कर्व और एक्स एक्सिस पे इस पे भी क्या होगा, मेरा लेबर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टोटल प्रोडक्ट कर्व बनाऊंगा और मैंने कल की क्लास में भी बताया था कैसे बनाएंगे। पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इन्फ्लेशन पॉइंट आएगा। मैं एक साथ बना रही हूँ, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट कर्व है। ठीक है, इसमें क्या है, पहले अगर आप टोटल प्रोडक्ट कर्व की बात करें तो ये जो मेरा टोटल प्रोडक्ट कर्व है ये 4 पॉइंट पे है। पहले इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है और वी कैन सी दिस इज अप टू द पॉइंट दिस वन। ठीक है, ये जो पॉइंट है मेरा एफ, इस पॉइंट तक। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नाउ total product is increasing but total product is increasing but at a decreasing rate। ठीक है, तो डिक्रीजिंग रेट से हमारा टोटल प्रोडक्ट अब बढ़ रहा है, तो ये कहां तक रहेगा, ये रहेगा पॉइंट पी से। ठीक है, देन हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हुआ पॉइंट एच पे। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो मेरा मैक्सिमम होगा एट पॉइंट एच एंड देन इट विल डिक्रीज। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कर्व हम इस तरीके से बनाएंगे। नाउ मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व को ड्रॉ करूंगी। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व को ड्रॉ करने की क्या पॉइंट है कि
ये जो मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है एफ, ठीक है, ये मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, इट इज द पॉइंट एट विच कर्व चेंज इट्स कर्वेचर। कर्व जो है वो अपने कर्वेचर को चेंज करता है, यानी कि फ्रॉम इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट इट विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। सो दिस एफ इज माई इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मैं यहां पे लिख सकती हूं, ठीक है, दिस एफ इज माई इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज कर रहा है बट एट डिक्रीज रेट, इसके बाद में मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है वो बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, यानी कि मेरा जो एमपी है वो फॉल कर गया। बेसिकली मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो किस पॉइंट तक बढ़ेगा, एफ पॉइंट तक बढ़ेगा। और इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो इसको ड्रॉ कीजिए फर्दर, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैं पॉइंट में ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम क्यों हुआ वो समझ में आ गया। इसके बाद में मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश करेगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ इसको, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है मेरा डिमिनिश करेगा, और वो पॉइंट जिस पे मेरा ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इस पे क्या है, मेरा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। कल की क्लास में हमने देखा था कि मेरा टोटल प्रोडक्ट जो मैक्सिमम था वो कब था, जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो था वो 0 था, यानी कि एट पॉइंट एच क्या होगा, मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। और उसके बाद में मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिमिनिश कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश कर रहा है, इसका मतलब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। यानी कि जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व था उसका पीक मेरे को इस पॉइंट में मिला, ठीक है। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर दूं, ठीक है, लेट्स से इसको मैंने नाम दिया एल और इसको मैंने नाम दिया एम, ठीक है, इतना समझ में आया। तो एम पॉइंट पे क्या होगा, मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा, यानी कि मेरा जो ये वाला कर्व है ये कहां पे टच करेगा, मैं इसको इरेज कर सकती हूँ क्या, ठीक है। तो दिस इज माई, थोड़ा सा ऊपर कर रही हूं मैं, दिस इज माई मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने टोटल प्रोडक्ट कर्व से मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो ड्रॉ कर लिया, इतने में कोई कंफ्यूजन। अब हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रोडक्ट कर्व चाहिए। एवरेज प्रोडक्ट कर्व से क्या मतलब है, एवरेज प्रोडक्ट कर्व को भी हम क्या कर सकते हैं, टोटल कर्व से ड्राइव कर सकते हैं। एवरेज कर्व की खास बात क्या होगी, एवरेज कर्व की खास बात ये होगी कि ये जो एवरेज कर्व है दिस विल बी, पहले ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट से कम होगा और आफ्टर ए पॉइंट ये जो है हमारा ये मार्जिनल पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो बी वाला पॉइंट था, ठीक है, पहले तो मैं इसको नीचे ड्रैग करती हूँ, ठीक है, लेट्स से इसको मैं एन नाम दे देती हूँ, इसको मैंने एम नाम दिया हुआ था, ठीक है। एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा एपी जो है वहां पे मैक्सिमम होगा, और इस पॉइंट के बाद जो मेरा एपी है वो गिरना शुरू हो जाएगा। यानी कि कल की क्लास में हमने पढ़ा कि जो एवरेज प्रोडक्ट है वो हमारा पहले बढ़ता है और फिर वो कम हो जाता है। तो वो बढ़ता किस केस में है,
इनिशियली इट विल इंक्रीज, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, एंड from there the point will from there the average product will start diminishing. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि एवरेज प्रोडक्ट जो है वो इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व को इस पॉइंट पे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो अबव रहेगा, इट विल बी ऑलवेज अबव टू द एवरेज प्रोडक्ट कर्व। ड्रॉ कीजिए, दिस इज माय एवरेज प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लेट्स से मैंने नाम दिया एस, और ये जो वाला जो पॉइंट है उसको मैंने नाम दिया डी। एस पॉइंट पे क्या है, मेरा एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल है, एंड दिस इज अ पॉइंट एट विच एवरेज प्रोडक्ट इज माय मैक्सिमम। ठीक है, नाउ इतना समझ में आ गया, हमारा एवरेज प्रोडक्ट पहले बढ़ा, ठीक है, बट इट वाज स्टिल बिलो द एमपी, फिर ये मैक्सिमम पे पहुंचा एवरेज प्रोडक्ट का, देन इट स्टार्ट डिमिनिशिंग। जब ये डिमिनिश करना शुरू हुआ ना उसके बाद में, तो ये डिमिनिश तो किया बट स्टिल इसका डिमिनिशिंग भी बिलो देन मार्जिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, इतना समझ में आया। सो ये जो कंडीशंस है ना, हम इनको 3 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। हम इनको 3 स्टेज में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो वो जहां पे मेरा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है, मेरा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, एट पॉइंट बी। ठीक है, मेरा मैक्सिमम हो रहा है एट पॉइंट बी, सो दिस इज माय स्टेज 1। नीचे अगर मैं बात करूं तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा है यहां तक, सो दिस इज माय स्टेज 1। ठीक है, फिर एन से एम के बीच में जहां पे मेरे एवरेज प्रोडक्ट कर्व एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व दोनों ही फॉल कर रहे हैं, दैट इज माय स्टेज 2। और अगर मैं ऊपर बात करूं तो दिस इज माय स्टेज 2, एंड देन बचा हुआ जो है दिस इज स्टेज 3। ठीक है, डायग्राम किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, और किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपने एग्जाम में डायग्राम बनाया और एग्जाम में डायग्राम बनाने के बाद में ये पॉइंट कोरोस्पोंडिंग्स नहीं आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मेक श्योर कि जो एग्जाम है उसमें आप ये डायग्राम बहुत अच्छे से एग्जैक्ट पॉइंट्स के साथ बनाना सीखे। हमने 3 स्टेज जो है वो डायग्राम में क्लासिफाई कर ली, ठीक है, कैटेगराइज कर ली। अब हम इनको पढ़ेंगे, तो यहां पर पढ़ेंगे क्योंकि डायग्राम इधर है तो समझना इजी होगा। तो सबसे पहले मेरे को पढ़ना है स्टेज 1। स्टेज 1 की खास बात क्या है, स्टेज 1 की खास बात यह है कि इसमें मेरा टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें मेरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है। क्या मतलब इस बात का, इस बात का सिंपल सा मतलब है कि मेरा टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर मेरा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा। ठीक है, नाउ अगर मैं नीचे की बात करूं तो इसमें मेरा मार्जिनल पॉइंट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों राइज कर रहे हैं, और इसी स्टेज में जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इसी स्टेज में मेरा जो एपी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट जो मुझे मैक्सिमम मिला है वो मेरे को किस में मिला है, स्टेज 1 में मिला है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि टोटल प्रोडक्ट हमारा पहले बढ़ रहा है, और इस स्टेज में हमको क्या मिला, इस स्टेज में हमको मिला कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है और जो एवरेज प्रोडक्ट है वो दोनों ही बढ़ रहे हैं, और इसमें जो हमारा इसमें हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट बढ़ रहा है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा पहले बढ़ा, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, दिस इज मैक्सिमम पॉइंट, एंड देन इट स्टार्टेड डिमिनिशिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा है हमारे पास, जैसे कि हमने क्या माना, लेबर और कैपिटल में से हमारा कैपिटल फिक्स फैक्टर था,
तो ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो कैपिटल है ना फर्स्ट स्टेज में, वो हमारे पास बहुत ज्यादा है, और क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल है ना वो बहुत ज्यादा है रिलेटिव टू द वेरिएबल फैक्टर, तो इसमें से अगर हम कुछ फिक्स फैक्टर की क्वांटिटी को, कुछ कैपिटल को विड्रॉ भी कर लेना, तब भी हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इफ वी विल विड्रॉ सम कैपिटल, तो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट है फिक्स्ड फैक्टर का, वो नेगेटिव है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है, हम उसको स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी बोलते हैं। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बोलने का एक रीजन है, क्योंकि इसमें टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो थ्रू आउट मेरे बढ़ते हैं। एवरेज प्रोडक्ट जो है वो भी मेरा थ्रू आउट द स्टेज 1 बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है वो भी थ्रू आउट द स्टेज 1 मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि पहले वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा। और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ बेटा, व्हेन द माय टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये वाली जो इसकी शेप है अप टू द पॉइंट एफ, ठीक है, मैंने आपको मैथ्स में पढ़ाया था बट मैं फिर से पढ़ाना चाह रही हूँ। ये जो अप टू द पॉइंट एफ है, इस शेप को हम बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड्स। ठीक है, नाउ अगर एफ से बी तक की मैं बात करूं, जहां पे मेरा जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है दैट इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, पॉइंट एफ से अगर मैं एच तक की बात करूं तो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट, यहां से यहां तक इट इज इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो बिटवीन एफ एंड एच ये क्या है, इट इज कॉनकेव डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो स्टेज 1 हमको समझ में आ गया। स्टेज 1 को इकोनॉमिस्ट ने इंक्रीजिंग रिटर्न्स का भी नाम दिया। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का नाम क्यों दिया, क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो थ्रू आउट बढ़ता है, हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी थ्रू आउट इस स्टेज में जो है हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इनिशियली इसमें बढ़ता है और उसमें जो है डिक्लाइन करना शुरू कर देता है लेटर ऑन, बट इट स्टिल रिमेन्स ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट, ऑल्दो इट इज डिक्लाइनिंग बट स्टिल इट इज द ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ we will talk about the stage 2. स्टेज 2 की क्या क्या खास बात है, पहले तो एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल है स्टेज के स्टार्टिंग में। ठीक है, या फिर मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है स्टेज 2 में इट इज स्टिल इंक्रीजिंग, मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो तो मेरे स्टेज 1 में ही डिमिनिश होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो स्टेज 2 में क्या होगा, मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है दैट विल इंक्रीजिंग, कीप इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट, और स्टेज 2 में क्या होगा, इट विल रीच इट एट द मैक्सिमम पॉइंट। देखिए, मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मेरा टोटल पॉइंट जो है वो टोटल प्रोडक्ट इट विल रीच एट द मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट क्या है मेरा एच, ये मेरे अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। देन व्हाट हैपेंड, ठीक है, और जो इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कर्व है दोनों ही डिमिनिशिंग है। मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो है दोनों ही डिमिनिशिंग है, बट दोनों ही पॉजिटिव भी है। ठीक है, स्टेज 2 यहां तक है मेरा, दिस इज माय स्टेज 2, और यहाँ पे मेरा स्टेज 2 एंड हो जाता है। तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, एवरेज प्रोडक्ट कर्व दोनों फॉल डाउन कर रहे हैं, बट दोनों पॉजिटिव जोन में हैं। ठीक है, और जब एंड में आता है स्टेज 2 में, जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 हो जाता है एट पॉइंट एम। ठीक है, तो स्टेज 2 एंड होते होते जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 हो जाता है, इसीलिए जो मेरा
टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम इसी स्टेज में पहुंचता है। क्योंकि मेरा MP जो है वो 0 हो गया एट पॉइंट M, इसीलिए मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम हो गया। ये स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रोड्यूसर के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस स्टेज में क्या हुआ ना बेटा, इन दिस स्टेज व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो 0 हुआ और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ, यानी कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन मैं कर ही नहीं सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में अगर मैं प्रोडक्शन करूंगी तो मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम इसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। जैसे हमने फर्स्ट स्टेज को स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बोला, इसको हम स्टेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। और स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो एवरेज और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअसली फॉल करते हैं इस स्टेज में। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें हमारे एवरेज प्रोडक्ट या फिर जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हो वो इंक्रीज करते हो। इसके बाद में हमको पढ़ना है स्टेज 3। ठीक है, वी विल स्टडी स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है बेटा? इन स्टेज 3 मेरा टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो गया। एवरेज प्रोडक्ट मेरा डिमिनिशिंग पहले से ही था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, यानी कि माय मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कर्व जो है वो डिक्लाइन कर गया, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन कर गई, नेगेटिव हो गई। इसमें क्या है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर जो है वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व अगर नेगेटिव हो गया तो इट विल गो बिलो द एक्स एक्सिस। इस स्टेज में क्या होता है कि जो वेरिएबल फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू द फिक्स्ड फैक्टर्स। क्योंकि इस स्टेज में जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ये हमको नेगेटिव रिटर्न्स देता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज को हमने बोला दैट दिस फर्स्ट स्टेज इज द, यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस फर्स्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। Second stage is the stage of diminishing return and third stage is the stage of negative returns। ये क्या हो गया मेरा? नेगेटिव रिटर्न्स का स्टेज जो है वो हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि स्टेज 1 और स्टेज 3 जो है वो सिमेट्रिकल है एक दूसरे के। स्टेज 1 एंड स्टेज 3 जो है वो क्या है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों है वो इसीलिए सिमेट्रिकल है बिकॉज स्टेज 1 में क्या था कि हमारा फिक्स्ड फैक्टर बहुत ज्यादा था। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर इतना ज्यादा था कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट था फिक्स्ड फैक्टर का वो नेगेटिव हो गया। और थर्ड स्टेज आते आते क्या हुआ कि मेरा वेरिएबल फैक्टर इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा मेरे पास वेरिएबल फैक्टर हो गया कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का वो नेगेटिव हो गया। ये हमने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो गया, यानी कि एक्स एक्सिस से बिलो हो गया। ये तो हमने समझ ही लिया था। ठीक है, स्टेज 1 में फिक्स्ड फैक्टर इज टू मच रिलेटेड टू द रिलेटिव और इन कंपैरिजन टू द वेरिएबल फैक्टर। इन स्टेज 3 वेरिएबल फैक्टर इज टू मच इन रिलेशन टू द फिक्स्ड फैक्टर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमने ये क्यों पढ़ा, Why did we study this topic? तो हमने ये टॉपिक जो पढ़ा वो इसीलिए पढ़ा बिकॉज हमको ये जानना है कि जो एक प्रोड्यूसर है वो कौन सी जोन में प्रोड्यूस करेगा। एक्चुअल में जो प्रोड्यूसर है वो कौन सी जोन में प्रोड्यूस करेगा, हमको ये जानना है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, हम एक एक स्टेज को डिस्कशन करते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि जो प्रोड्यूसर है वो एक स्टेज पे प्रोड्यूस करेगा, सेकंड पे करेगा या थर्ड पे करेगा, बट we will eliminate it one by one।
ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.